बच्चे सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? फटाफट डेफिनेशंस निपटाते जाते हैं, है ना। आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? ईयर। ईयर का मतलब क्या माना जाएगा? मीन्स अ ईयर रेकर्ड अकॉर्डिंग टू, हाँ लास्ट से फटाफट निपटती जाएंगी, छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी, एक दो डेफिनेशन खत्म करते हैं उसको। एकदम ठंडा चिल्ड पानी है क्या? मुझे दे दोगे प्लीज़? मेरा ताज़ा पानी, ठंडा पानी दे दो एकदम। थैंक यू। ग्लास तो दे देते। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुनो, आ जाओ। हमने कहा जी ईयर का मतलब क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय ईयर? कहता जी ईयर का मतलब है ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो ईयर माना जाता है, यानी कि कैलेंडर ईयर। लिखना साइड पे, कैलेंडर ईयर। सही है। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? राइटिंग। कहता है राइटिंग का मतलब क्या होता है? देखो राइटिंग जहाँ जहाँ लिखा है, तो राइटिंग के अंदर कौन कौन से वर्ड आएंगे बेटा? प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और प्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन द विजिबल फॉर्म। दोनों शब्दों में कोई दिक्कत? लर्न करने वाला है। कौन कौन से वर्ड्स याद करने बेटा? प्रिंटिंग, मतलब राइटिंग का मतलब प्रिंटिंग भी होता है। राइटिंग मतलब जरूरी नहीं है ऐसे लिखे में हाथ में देना है, ठीक है, हाथ से लिख कर देना है, हाथ से लिख कर देना जरूरी नहीं है। राइटिंग मतलब इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी बेटा? ठीक है, राइटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी और अदर मोड्स ऑफ शोइंग और गिविंग द इंफॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्म। ये याद रखिए वर्ड विजुअल फॉर्म, जिसको आप देख सकते हो। डन हो गया? दोनों डेफिनेशन क्लियर? तो ईयर वर्ड मतलब ब्रिटिश कैलेंडर, और राइटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी और अदर मीन्स जिसमें हमें विजुअल फॉर्म दिखने को कोई चीज मिलती है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते बेटा। अब आ गया स्वेयर। वैसे तो हम इस वर्ड का जिक्र बार बार करते थे, आई स्वेयर। स्वेयर का मतलब आई शपथ, है ना। तो कहता है स्वेयर का मतलब क्या होता है? कहता है हाँ कसम से, है ना, कसम से यही कर लेंगे, कसम से हम बोलते तो कैजुअली भी यूज करते रहते हैं, पर लॉ में कोई भी चीज कैजुअल नहीं होती। कहता है इसका मतलब क्या होता है? यहां से अंडरलाइन करेंगे, इट इंक्लूड्स अफर्मिंग। व्हाट डू यू मीन बाय अफर्मेशन? कुछ चीज को एक्सेप्ट कर देना, सहमति करना, है ना, अफर्म करना या डिक्लेयर करना। इंक्लूड्स अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। ठीक है, तो स्वेरिंग का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ अ पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और टू डिक्लेयर समथिंग। तो स्वेर का मतलब क्या होता है? टू डिक्लेयर। आई स्वेर कि मैं जो भी कह रहा हूं ये सब चीजें क्या है? सच है, एंड आई एक्सेप्ट इट। कोई दिक्कत? अब नीचे कुछ वर्ड लिखा है, एफिडेविट हो, ओथ हो या स्वेर हो, इसको हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या ले लेते हैं? ऑलमोस्ट सेम है डेफिनेशंस। ठीक है, तो बेटा इन तीनों की डेफिनेशन का मतलब क्या है? अफर्मेशन और डिक्लेरेशन। ठीक है, वर्ड्स क्या लिखोगे? लिखो वहां पे साइड पे कि जब भी स्वेयर वर्ड आ गया या कुछ ऐसा वर्ड आ गया तो हम क्या लिखेंगे? अफर्मेशन और डिक्लेरेशन। चलो जी, अच्छा अब बताओ बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन एंड सबसेक्शन? सेक्शन क्या होता है बेटा? शैल मीन द सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स। तो सीधा क्या बोलोगे? इट मीन्स द सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन। कुछ खास नहीं है। और उसी के जब सब पार्ट आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? सब सेक्शन। देखो यहाँ पे सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो अच्छा अगर हमें इसे सिंपल शब्दों में समझाना हो तो जब भी हम किसी प्रोविजन को बता रहे हैं तो उसे क्या बोल देंगे? सेक्शन, है ना। जब भी हम कोई चीज बताते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, इट इज गिवन इन द सेक्शन, एंड सेक्शन के जब सब पार्ट्स आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सब सेक्शन। ठीक है, अब ये कुछ डेफिनेशन है जो हम सिर्फ, हाँ करेक्ट। ठीक है, तो जब तभी तो उसने वर्ड क्या लिखा है? इन विच द वर्ड अकर्स। जब हम वर्ड लॉ बोल रहा है कि ये सेक्शन है तो सेक्शन है। ठीक है, अब लॉ कह रहा है कि वर्ड अकर सब सेक्शन है तो सब सेक्शन है। ठीक है, चलो फिर क्या आता है? शेड्यूल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल?
देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, शेड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन। अच्छा, क्या हम ये वर्ड याद रख सकते हैं? सुनो, शेड्यूल मीन्स शेड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन, सेक्शन मीन्स सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन, सबसेक्शन मीन्स सबसेक्शन ऑफ द सेक्शन। चलेगा? पेपर में कभी नहीं आए ये, कभी भी नहीं आए, पर क्योंकि हम पूरा ही कवर कर रहे हैं तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसको। रूल, रूल का मतलब क्या होता है? कहता है रूल मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय एनी एनैक्टमेंट एंड इंक्लूड्स द रेगुलेशन मेड एज अ रूल अंडर एनी एनैक्टमेंट। जैसे हम कंपनी रूल्स पढ़ते हैं, थैंक यू, ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं? कंपनी रूल्स। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस? मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड रूल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन वर्सेस रूल्स? आपने मुझे बताया भी था। बताता है क्या काम करना है, रूल्स बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ कम्स द वर्ड पर्सन। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाले, आप लोग बताओगे ना। टैक्स में तो सबसे पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया जाता है कि हु इज अ पर्सन, है ना। चलो बेटा, पेपर में क्वेश्चन आ गया, डिफाइन पर्सन एज पर द जनरल क्लॉजेज एक्ट वर्सेस इनकम टैक्स, लिख दोगे? ठीक है। अब कहता है यहाँ पे हमारे अनुसार जनरल क्लॉजेज एक्ट के अनुसार पर्सन कौन होता है बेटा? शैल इंक्लूड अ कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। और जो आपके 8 लोग हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे हमारे एज पर द इनकम टैक्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपैरिजन करने वाले। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? यूज्ड विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कुछ खास लिखा ही नहीं है। क्या लिखा है? अरोमा पढ़ना जरा वर्ड बेटा, वर्ड क्या लिखा है? रजिस्टर्ड इज यूज्ड विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट विच शैल बी रजिस्टर्ड इन India, document to be registered in India as per the law will be known as registered. अब इन सब डेफिनेशंस में से कौन सी डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है? नंबर 1 स्वेयर, नंबर 2 पर्सन, बस। बाकी को हमने रीड करना था, एक बार कर लिया, घर जाके एक बार फिर से कर लेना, या पेपर में जाने से पहले एक बार रीड कर लेना, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग एट टाइम्स। चलो बेटा, अब नेक्स्ट वर्ड आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियल गैजेट? निशांत, निशांत ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? नहीं पीछे, सॉरी पंचम, सॉरी, हाँ जी पंचम। कितने कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ ना, दूसरे को डाउट हो जाए मेरा ही नाम है। हाँ जी, पंचम। पंचम क्या होता होगा ऑफिशियल गैजेट? ये जो भी लिखा है नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, पब्लिक जनरल, हाँ हिंदी में राजकीय पत्र, और अगर सरल भाषा में बोले तो सरकार का न्यूज़पेपर, जिसके अंदर वो अपनी रेगुलेशंस को क्या करता है? पब्लिश कर देता है। डन। तो हमने कहा कि अगर ऑफिशियल गैजेट पूछा जाए तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी बेटा? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। डन। एक ये वाला वर्ड भी हम याद रखते हैं। ये तीसरी डेफिनेशन है जो हमने याद रखनी है। ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या होगा बेटा? ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, क्योंकि लॉ तो दोनों जगह बनते हैं ना, तो इसलिए। अब यहाँ पर देखो, गैजेट ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक जनरल, जो वर्ड पंचम ने यूज किया था, ठीक है। इट इज अ पब्लिक जनरल एंड ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्ड क्या आ गया? ये एक पब्लिक जनरल है, ये ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट है, किसका बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिश्ड वीकली, अंडरलाइन, इसको पब्लिश कैसे किया जाता है? वीकली। किसके द्वारा? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एज अ पब्लिक जर्नल, द गैजेट प्रिंट्स ऑफिशियल नोटिसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ये पब्लिक जर्नल है तो ये क्या करता है? ऑफिशियल नोटिसेस छापता है गवर्नमेंट के। It is authentic in content, accurate and strictly in accordance with the government policies. Underline,
another important point, the gazette is printed by the government of India press. चलो अब पॉइंट्स मार्क करते हैं. सबसे पहले क्या याद रखेंगे, ये दो प्रकार का होता है. कौन कौन से बेटा? मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे. इंडिया, वेरी गुड. सेकेंड वर्ड, इट इज अ. थर्ड वर्ड, इट इज अ ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट. फोर्थ पॉइंट, इट इज पब्लिश्ड वीकली. ठीक है. फिर फिफ्थ पॉइंट अगर ये याद रहता है कि बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो वेरी गुड, इसको हम फिफ्थ पॉइंट याद कर लेंगे. और सिक्स पॉइंट क्या है? एज अ पब्लिक जर्नल. ये क्या होता है? ऑफिशियल नोटिस छापता है गवर्नमेंट के. और लास्ट में क्या याद रखेंगे? सेवन्थ पॉइंट, ये एक्यूरेट होगा, कंटेंट इसके सही होते हैं. और एट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस पे ये छपते हैं. इजी. नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंस? हाँ, अच्छा, एक ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कोई काम ऐसा कर देना जो लॉ मना कर रहा था कि नहीं करना, या फिर जो लॉ कह रहा था करो और वो ना किया, है ना, तो एक्ट और ओमिशन. तो देखो यहाँ पे कहता है ऑफेंस का मतलब क्या होता है? एक्ट और ओमिशन. जो कहा था वो किया नहीं, जो कहा था नहीं करना वो कर दिया. ठीक है. विच इज पनिशेबल बाय लॉ. An act or omission which if done is punishable under any law for the time being in force is called offense. अच्छा, ओथ के बारे में हम अभी नीचे पढ़कर आए हैं. लास्ट पॉइंट में क्या होता है? ओथ, स्वेयर, एफिडेविट सेम होता है. अफर्मेशन और डिक्लेरेशन. अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. मूवेबल प्रॉपर्टी पता है सबको? पंचम, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? रीड. हाँ हाँ. मीन्स प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल. सर ये ना सीधे मुझे जवाब देके राजी नहीं है. वैसे मैंने देखा लॉ में. क्या कहते हो आप लोग? हम पूछ रहे हैं मूवेबल क्या है, कह रहे हो जो इमूवेबल ना हो. मेरे साफ साफ बता देना यार कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो रहा है. नहीं बता रहा है, अकड़ू है एकदम. क्या बोल रहा है? कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, जो जो आपको समझ में आए और वो इमूवेबल नहीं होनी चाहिए, उसको आप क्या मान लो? अपना पल्ला झाड़ देता है और दूसरे पे मुसीबत डाल देता है कि तुम देखो भैया. चलेगा. नेक्स्ट, दस एनी प्रॉपर्टी विच इज इक्वल टू, तो लिखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, ये याद रखेंगे हम. डेट क्या है, शेयर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी. अच्छा ये बताओ, ये शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसने कहा? क्यों मानूं मैं किसी की ऐसी बात? कह रहा है इसमें एग्जांपल दे दिया इसने कि शेयर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी. मैं क्यों मानूं मूवेबल प्रॉपर्टी? हाँ, क्योंकि सेक्शन नंबर 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी. बोलो हाँ या ना? याद करो याद करो याद. फाउंडेशन में भी पढ़ा है हमने ये. फाउंडेशन में ना बेटा आपके पास पेपर में आता था सेक्शन 43, 44. 43 क्या होता था बेटा? काइंड्स ऑफ शेयर्स. बोलो हाँ या ना? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कौन सी होती थी? एंड इक्विटी. फिर वहां पे हम पढ़कर आए थे कि इक्विटी क्या होती है विच इज नॉट प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस क्या होती है जिसमें प्रेफरेंस मिलता है. चलो क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर्स ना हो और प्रेफरेंस हो? क्यों? किसके ऊपर मिलेगी? करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी के अंदर प्रमोटर्स कब आते हैं? मेरी कंपनी के अंदर निशांत कह रहा है मैं अब प्रमोटर बन जाऊं. सन 47 में बनी थी मेरी कंपनी, आज आगे कह रहा है मैं प्रमोटर बन जाऊं. क्या करूं? अब बच्चा इतने मन से कह रहा है कि प्रमोटर बना लो मुझे, तो क्या करूं? वेरी गुड. तो क्या इसका आंसर ये है कि प्रमोटर कभी भी आ सकता है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. चलेगा. क्योंकि प्रमोटर का मतलब क्या होता है? गर्दन. जिसकी गर्दन दाबनी है हमने अगर कुछ गड़बड़ हुई तो. चलेगा. तो और जब प्रमोटर की डेफिनेशन करते तो क्या लिखा होता है? सेक्शन 2 क्लास 69 क्या लिखा है उसमें? हु इज द प्रमोटर? हु इज नेम्ड एज प्रमोटर इन एनुअल रिटर्न और प्रोस्पेक्टस. चलेगा. तो हमने कहा
कि ये व्यक्ति जो है वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है। इजी। नेक्स्ट पॉइंट। तब सेक्शन नंबर 44। अब सेक्शन नंबर 44 में क्या लिखा है? कहता है शेयर्स या डिवेंचर्स ये क्या होती हैं? मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। हम इसको चुलबुल पांडे कहते हैं। चुलबुल पांडे कभी आपके तो कभी हमारे, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल। अच्छा बताओ ये ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं? एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। बोलो हाँ या ना। पब्लिक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद करो, क्या था? प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी वेयर इन द रिस्ट्रिक्शंस आर गिवन इन दी आर्टिकल्स। और रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे है? ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। ठीक है। तो कभी भी अगर लिखा जाए ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रोविजन कहां पर गिवन है? आर्टिकल्स में। ठीक है। तो यू हैव टू फॉलो द आर्टिकल्स। ओके चलो आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 45 क्या है? नहीं कोई खास बात नहीं है ऐसी, नहीं भी याद होगा तो चलेगा। सेक्शन 45 जो है वो है नंबरिंग ऑफ शेयर्स। बेकार है। नहीं इतना भी बेकार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए, पेपर के लिए बेकार है। ये वाला प्रोविजन समझना है, नंबरिंग ऑफ शेयर्स। पहले पैसे दे फिर मैं समझाऊंगी, चाहे 5 रुपए दे दे फिर समझाऊंगी। 5 रुपए दो पहले, 5 रुपए। अरे निकालो नोट निकालो जल्दी, मैं मजाक नहीं कर रही, जल्दी। कोई भी चलेगा तो मैं वापस कर दूंगी भाई, इतना भरो नहीं, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। कैसे कमजोर दिल के लोग हैं, ऐसे नहीं बेटा, निकाल के देना चाहिए पैसा। हाँ सुनो यहाँ पे, ये क्या है? फिजिकल करेंसी है। बोलो हाँ या ना। ठीक। इस फिजिकल करेंसी में यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? सीरियल नंबर। बोलो हाँ या ना। तो ये जो फिजिकल करेंसी है इसके ऊपर क्या लिखा होता है? हमेशा सीरियल नंबर। ऐसे अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होगा तो उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? सीरियल नंबर, डिस्टिंक्टिव सीरियल नंबर। इसको बोलते हैं नंबरिंग ऑफ शेयर्स। चलेगा? हाँ जी। हर नोट पे अलग होता है सर, हर नोट पे अलग होता है, हर नोट पे अलग होता है। तो फिर हर शेयर सर्टिफिकेट में भी अलग अलग नंबरिंग होगी। हाँ वो भी मिल सकता है, नंबरिंग होगी ना। आपके चेकबुक के ऊपर नंबरिंग होती है ना, शेयर सर्टिफिकेट पे नंबरिंग होगी ना। करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ पे किंशुक ने एक हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आजकल ये जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स है वो होते क्या है? तो ऐसा करो, अब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करके देखो जरा 20 रुपए, उसके ऊपर नंबरिंग आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है? कहता है कि अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स है देयर विल बी नंबर्ड, लेकिन अगर डीमैट फॉर्म में शेयर्स होते हैं तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबरिंग इज देयर। समझ आया? मैंने 3 सेक्शन रिवाइज कराए हैं, सेक्शन नंबर 43, 44, 45। 43 क्या है? काइंड्स। चैप्टर नंबर 4 है आपका, भोकाल चैप्टर। हाँ कब से स्टार्ट होता है? 43 पे, और खत्म कहाँ होता है? 72 पे। लेकिन 72 एक्चुअल सेक्शन है वो आपकी बुक में गिवन नहीं है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो स्टार्ट होता है 43 पे और खत्म होता है 72 पे। ठीक है। इस सेक्शन के अंदर, इस चैप्टर में सबसे पहला सेक्शन क्या है? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी क्या होता है? नॉट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या होता है? जहां प्रेफरेंस मिलती है। इसी सेक्शन के अंदर मेंशन किया है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन कौन से? सिंपल वोटिंग राइट एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट, यानी कि डीवीआर। अब डीवीआर का प्रोविजन है, प्रॉपर उसके पॉइंट्स गिवन है। वो कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 43 में। तो डीवीआर भी आप कहां पढ़ते हो? और जिसका पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर बार आता है, पर आता है। ठीक है। इसका एक पूरा प्रोसेस गिवन है, आपका ये होमवर्क है। तो किसी भी चीज को अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना तो आपका होमवर्क बनेगा। आपने डिविडेंड एक बार कर लिया ना, क्वेश्चन दिए ना मैंने आपको, अब ये क्वेश्चन करके लाना। हो सके तो शीट्स पे लिख कर ला देना ताकि मैं आपको चेक करके वापस कर दूँ। ठीक है। चेक करने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए। ठीक है। तो अब ये मत कहना कि आज सुबह दिया तो चेक करके शाम वाला हो गया, नहीं हुआ।
ठीक है, तो 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा करके चेक कर दोगे। और अगर आपको ये लगता है कि आप एक एक 2-2 क्वेश्चंस करके लिख कर लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो, पर अब 3-4 दिन का गैप आएगा तो आप मंडे को मुझे कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 जो भी क्वेश्चंस हैं वो लिख कर दे देना। 6-7 ही वैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हो सकता है सब लिख के ना लाएं तो आप लिख कर लेके आना ताकि आपका चेक हो जाए, ठीक है ना। हाँ, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेक्शन 43 हो जाएगा। डीवीआर के पॉइंट्स रटे हुए चाहिए मुझे सीक्वेंस में। डन, पूछूंगी मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। 44 हो गया। 44 क्या है? मूवेबल है, ट्रांसफरेबल है। पॉइंट क्या याद रखना है? सर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड ट्रांसफरेबल भी है, पर ट्रांसफर कैसे होती है? एज पर आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्या आ गया? सेक्शन नंबर 45, नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 46 क्या है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है शेयर सर्टिफिकेट से बेटा। ये अब आप शेयर्स खरीदोगे, मैं रिवाइज करा रही हूँ। आप शेयर्स खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मैं एक कागज के टुकड़े के ऊपर साइन करके आपको दे दूं तो क्या वो प्रॉपर शेयर सर्टिफिकेट है? नहीं सर, इट शुड कम फ्रॉम अ प्रॉपर अथॉरिटी। बोलो हाँ या ना। और कौन है प्रॉपर अथॉरिटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब शेयर सर्टिफिकेट पे साइन कौन करेगा? या तो कॉमन सील लगेगी, कॉमन सील है तो, वरना 2 डायरेक्टर्स, वरना 1 डायरेक्टर 1 CS चलेगा, ठीक है। इसके प्रोविजंस आते हैं। फिर आएगा हमारे पास सेक्शन नंबर वोटिंग राइट्स। सेक्शन नंबर 47 क्या है? वोटिंग राइट्स। अच्छा बताओ किसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं? इक्विटी के पास। किसके पास नहीं होते? प्रेफरेंस के पास, पर मिल जाते हैं उनको। कब कब मिलते हैं? नंबर 1, करेक्ट। तो हम पता है इसको कैसे याद करते हैं? हम कहते हैं कि सुनो जी, जब इनके बारे में बात हो रही है तो ये वोट करेंगे, ठीक है। किस रेजोल्यूशन पे वोट करेंगे? उसी रेजोल्यूशन पे, बस डन। फिर दूसरी बात, हमने कहा 2 साल से डिविडेंड नहीं दिए हो, इनको लॉलीपॉप तो यही पकड़ा रखी थी ना, तुम्हें डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, है वो भी नहीं दिए। तो फिर 2 साल के बाद ये क्या कह रहे हैं कि अब हम वोट करेंगे किस पे? हर मसले पे, ठीक है। फिर तीसरी बात कहता कुछ ऐसे केसेस है जिसमें हमने प्रेफरेंस शेयर्स के वोट चाहिए ही चाहिए, जैसे वाइंडिंग अप, ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इन सब चीजों में इनका अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 48, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल ले रही हूं। नंबर 1, मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि आपकी क्लास का टाइम चेंज कर दूं, आपसे बिना पूछे। मैडम ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, मैंने कहा जी आज के बाद आपकी क्लास होगी रात को 9 बजे, 9 से 12, 1 तक भी ले जाएंगे, चलेगा क्या? चलेगा? बोलो नहीं चलेगा क्या? 9 बजे आओगे? नहीं, नो, नथिंग डूइंग, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। पर ये 4 कह रहे हैं हम तो आ जाएंगे। हमने कहा इन्होंने कह दिया, मान लो 75% लोगों ने अप्रूव कर दिया तो काम तो हो गया, वेरिएशन हो गई, पर ये दोनों अटक गए। हम ना तो ऐसा मानेंगे ना ऐसा होने देंगे। तो हमने कहा कि आप SR पास करने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर कहाँ जा सकते हो? ट्राइब्यूनल के पास, वहां जाके रो पिटो, ठीक है। पर कितने दिन में? 21 डेज के अंदर अंदर। आई रिपीट, नंबर 1, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक बार जो राइट्स हो गए तय वो हो गए, बट मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? कंपनी भी राजी, शेयर होल्डर राजी। कितने शेयर होल्डर? 75%, तो वेरिएशन आ जाएगा, करेक्ट। अब ये जो बुरा नहीं मानना है, हमने कहा जो अड़ियल लोग हैं, जो अड़ गए हैं कि वेरिएशन नहीं होने देंगे, वो कितने होने चाहिए? 10%। ये किसके पास जाएंगे? ट्राइब्यूनल के पास। कितने दिन में? 21 दिन के अंदर अंदर। और वहां जाके रोना पिटना करेंगे, हम नहीं होना चाहते कि ये हो, ठीक है, वेरिएशन हो। अब फिर उसके बाद जो भी ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा वो क्या हो जाएगा? फुल एंड फाइनल। पढ़ना मुझे बताना, वो DVR में होता है, ठीक है। अच्छा कहाँ थे हम? हाँ, तो ट्राइब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा, वो कंपनी को भी मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर की एक कॉपी कंपनी किसके पास भेजेगी? ROC के पास, फॉर्म नंबर INC 28 में। डन। फिर सेक्शन नंबर 49,
यूनिफॉर्म कॉल्स, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल जब भी फाइल करना पड़ता है, जो ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल आया वो किसके पास गया? कंपनी के पास। कंपनी उसकी फाइलिंग किसके पास करेगी? आरओसी के पास। तो वो हमेशा INC 28 जाएगा। ठीक है, ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी फेयर क्वेश्चन कि चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हो तो SH होना चाहिए था, पर आप किसकी बात कर रहे हो? अच्छा 49 क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉल्स। अब जब हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, कि अपनी अनपेड वो जो पेमेंट है वो कर दो, मैंने कहा जी आप तो हमें पूरा का पूरा 100% दे दो, आप लोगों से हमें प्यार ही बहुत है, आप तो 5 रुपये भी दे दोगे तो चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या? यार बहुत वाहियात पर है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी। कैसे होनी चाहिए? यूनिफॉर्म कॉल्स। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कम पैसा ज्यादा पैसा, मैं कह रही हूँ परसेंटेज वाइज शुड बी सेम। ठीक है, अच्छा फिर 50 एडवांस कॉल्स, वो 52 है। फिर क्या आया? एडवांस कॉल्स। चलेगा बेटा? 51, अब 51 आपको आना चाहिए क्योंकि डिविडेंड आप पढ़ चुके हो। मैंने एक शेयर खरीदा था स्टॉक एक्सचेंज से 500 रुपए का, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू जो है 100 रुपए है और मैंने 60 रुपए पे कर दिया था, 20 रुपए बकाया है और आज उन शेयर्स की वैल्यू है 1000 रुपए। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड 10%। बताओ कितना डिविडेंड मिलेगा मुझे? बिल्कुल सही बात। कहाँ लिखा है ये बात? सेक्शन 51 कि डिविडेंड हमेशा किस पे मिलेगा? इन प्रोपोर्शन ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू में भी अब बेटा क्या होता है आज की डेट में ना, हम सारा पैसा एक ही बार में मांगे होते हैं, कॉल्स होती ही नहीं। फेस वैल्यू पे ही होता है। मैंने तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला कि मैंने स्टॉक मार्केट से 500 का खरीदा, क्या फर्क पड़ता है हमें? मैंने उसकी आज कीमत 1000 रुपए, क्या फर्क पड़ता है हमें? आई डोंट केयर कि कितने का खरीदा था और कितनी उसकी आज की वैल्यू है। ऑल आई केयर इज फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू में भी किसके ऊपर? पेड अप पे। तो बता दो मुझे अमाउंट, कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना रुपए मिलेगा मेरे अकाउंट में? कितना रुपए आएगा? 6 रुपए। 60 का 10%। सेक्शन नंबर 52 SPA 5 यूज है। कौन कौन से 5? वेरी गुड। BBWWP बोलते हैं हम इसे, BBWWP। B for very good, right of preliminary expenses or discounts given and premium at the time of redemption on preference shares। ठीक है, इनके अलावा कहीं और यूज होगा ही ना हो पाई। करेक्ट। अच्छा 3 कर सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा अब आ गया सेक्शन नंबर 53। क्या होता है 53? सुनो 100 रुपए का फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी है? 100 रुपए। क्या मैं 80 पे इशू कर सकती हूँ? सेक्शन क्या होना है? 53। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। हाउएवर इसका एक्सेप्शन क्या है? ESOPs, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। CDR कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी। चलेगा? ओके। सेक्शन नंबर 54 क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन नंबर 55 क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। यहां तक आप पढ़ के आओगे, रटा हुआ होना चाहिए, पेजेस आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अपनी बुक खोलना। और सेक्शन 55 क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब इसका ओरल टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट का, जैसे आज रिवाइज किया है वैसे। तो सेक्शन नंबर 43 से कहां तक रिवाइज किया हमने? 55। 43 क्या है? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। 44 मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल। 45 नंबरिंग, नंबर्ड है, डिस्टिंक्टिव नंबर्ड। अच्छा 46 शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट का पर्चा कौन सा होता है? SH1।
गुम गया तो डुप्लीकेट मिलेगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। क्या बोलते हैं उसे? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। वो हाँ, इसको पढ़ के आना। छोटा सा मैं बता देती हूँ, 2 केस होते हैं इसके अंदर। या तो आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम गया या धुल गया। गुम गया मतलब खो ही गया, अब आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है ही नहीं। और दूसरा क्या है? डिफेस हो गया। तो हम इसको ऐसे याद करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला क्या हो गया? या तो गुम गया या धुल गया। गुम गया मतलब लॉस्ट। नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग, सो इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास इंडेमनिटी बॉन्ड सबमिट कर दो एंड टेक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डन। और दूसरा क्या है? धुल गया, अस्थियां पड़ी है उसकी, सरेंडर, जो कटे फटे पेपर्स है आपके वो हमें दे दो, हम उसके ऊपर मोहर लगाएंगे कैंसल्ड, और उसको अपने पास रखेंगे 3 साल के लिए, और उसके बदले में आपको क्या दे देंगे? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। पर सर्टिफिकेट कितना चार्ज करेंगे? 50 रुपए, मैक्सिमम 50। हाँ जी बेटा। आराम से। इसके अंदर वो भी आता है पाटली नहीं, ये यहाँ पे नहीं आएगा इसके अंदर। तो और क्या आता है? ये वाला जो आप लोग बता रहे हो इस पेज पे, इसी पेज पे आता है। देखना, मुझे बता देना, ठीक है? कुछ भी होगा तो। अच्छा, सेक्शन नंबर 47 वोटिंग राइट्स, 48 वेरिएशन, 49 यूनिफॉर्म कॉल्स, 50 एडवांस कॉल्स, 51 इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, डिविडेंड टू बी पेड इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 52 SPA, 53 शेयर ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। इसका आगे वर्ड क्या है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। फिर भी इसके अंदर क्या आ जाती है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है? 2, सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और दूसरा कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। वो एक्सेप्शंस में आता है, बट हम इस सेक्शन में मेंशन नहीं है वो, ठीक है? इसमें 2 ही पॉइंट्स है बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है? कौन से सेक्शन पे पहुंचे थे? 54 हो गया। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा? 55। 55 क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? कोई शक? चलो आगे आ जाओ। हम वापस चले गए। वापस कहाँ जाएंगे हम लोग? मंथ हो, अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई थी ना। चलो यहाँ पे आ जाओ। मंथ, मंथ क्या होता है सर? मंथ अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर मानेंगे। लिखो वहां पे ब्रिटिश कैलेंडर। हाँ, ठीक है। 55 तक आप सेक्शंस याद करके आना। 56 सेक्शन जो है वो ट्रांसफर उसका ट्रांसमिशन का, 56, 57, 58 वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं रिवाइज कराऊंगी, फिर आप करके आना रिवाइज, ठीक है? और डिविडेंड के क्वेश्चंस एक एक ग्रुप दे रहे हो? दोनों दे रहे हो? दोनों ग्रुप दे रहे हो। लॉ के लिए स्पेसिफाइड 1-1.5 घंटा रखो, जिसमें आपका कोर ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए 2 घंटे, ताकि कम से कम अच्छे से उसे रगड़ के याद कर दो। प्रैक्टिकल स्ट्रांग है ना? क्या बोला? हाँ, तो थोड़ा सा करते जाओ उसको भी। वो तो रात को भी बैठ के फटाफट करते जाओ क्वेश्चन, तो एक निकल जाए तो फिर तसल्ली हो जाती है, फिर अगले भी निकलने लगते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करो, बट लॉ को भी लिख कर, ठीक है? अच्छे से याद करो बेटा। नेक्स्ट, इंडियन लॉ क्या होता है? जी सर बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ क्या होता है? लॉ इज इक्वल टू एक्ट, बोलो हाँ या ना? कॉमा, इट इज इक्वल टू ऑर्डिनेंस, हाँ, इट इज इक्वल टू बॉन्ड, क्या कहते हो? इट इज इक्वल टू बॉन्ड, बोलो हाँ या ना? बॉन्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? बाय लॉज, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशन, रूल एंड नोटिफिकेशंस। चलेगा? अंडरलाइन करो इसके अंदर, मैंने ज्यादा खचर पचर कर दिया, प्लीज आप अंडरलाइन करो ये वाली लाइन। बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। चलो नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रिजनमेंट? क्या होता है जी इम्प्रिजनमेंट? Imprisonment shall mean imprisonment of either description as defined under IPC, ठीक है? By section number 53 of IPC, punishment to which offenders are liable under the code are imprisonment which has 2 description। 2 टाइप का imprisonment होता है, बताओ आप लोग पढ़ के क्या क्या गिवन है पॉइंट्स?
सर दो तरह की जेल होती है, एक होती है रिग्रेस और एक होती है सिंपल। अब रिग्रेस का मतलब क्या है? हाँ, मान लो शुभम जो है वो कातिल है और वो भी बहुत घिनौने तरीके से मर्डर किया, तो हमने कहा कि रिग्रेस पनिशमेंट देंगे, मतलब माइंस पे काम कराएंगे, पत्थर तोड़वाएंगे, ठीक है, ऐसे खतरनाक काम कराएंगे, चलेगा, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत, ठीक है। अब ये मत सोचना कि आराम का पनिशमेंट हो, गंदा पनिशमेंट। फिर सिंपल क्या होता है कि सर थोड़ा गुनाह किए हो, पाप किए हो, सजा मिली है, चलो अच्छा ऐसा है, लिफाफे बना दो बिठाकर, ठीक है। क्या करेंगे आप? जेल में पड़े बैठे बैठे वहाँ पे लिफाफे बनाओ, कपड़े सिल लो, कुर्सी बना लो। 10वीं मूवी देखिए, 10वीं? अच्छा अभी देखना भी नहीं बेटे, पेपर के बाद देखेंगे, ठीक है। चलो, सो व्हेन एन एक्ट प्रोवाइड दैट द ऑफेंस इज punishable with imprisonment, the court may in its discretion make the imprisonment। अच्छा बोलो ना यार, बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। कहता है imprisonment कितने प्रकार की होती है? दो, एक होती है सिंपल और एक होती है रिगरस। अब जो रिगरस पनिशमेंट है वो बहुत टफ होती है, डिफिकल्ट होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने? दूसरा पॉइंट है कोर्ट डिफाइन करती है सर, जब पनिशमेंट देती है तो कोर्ट क्या करती है, इसकी डिस्क्रिशन है, ऑन इट्स डिस्क्रिशन, वो बताती है, ठीक है। डिस्क्रिशन मतलब मर्जी, कोर्ट की मर्जी है कि मुझे लगता है कि शुभम ने घिनौना काम किया तो रिग्रेस पनिशमेंट, कम घिनौना किया तो सिंपल। किसकी मर्जी चलेगी? कोर्ट की। चले आगे। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मुझे मार्क कराना है कुछ वर्ड, ठीक है। सेक्शन 3 क्लॉज 26 आप याद रखोगे कि जब हमें पता है इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में, कई बार रिपीट हुई है, तो हम सेक्शन याद रखेंगे। दूसरा, इसके अंदर लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड। ये डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूसिव। द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। पंचम, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आए, ऊपर हमने 4 बातें पढ़ी है। 4 कौन कौन सी पढ़ी है बच्चे? ठीक है, सेम बातें दोबारा लिखी है इसने। अच्छा कितना बदमाश है ना ये, यहाँ पे अपने आप 2-2 बार लिखेगा तो कोई बात नहीं, हम पेपर में 2 बार लिखेंगे तो नंबर नहीं देगा, फिर कहेगा नो मार्क्स फॉर दिस पेज। पता है ऐसा लिखा होता है। अगर कोई आपने लंबे लंबे आंसर लिखे ना, आपने 4 पेज का आंसर लिख दिया और पहले कुछ पेज में या आखिर के बीच में कुछ पेज के अंदर आपने सिर्फ एम ही लिखा है, तो फिर वो लिख देगा नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर दिस पेज। लिखो आप, तो आपको आंसर टू द पॉइंट्स लिखने, टू द पॉइंट लिखने, बट द पॉइंट हैज टू बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। नेक्स्ट, वेयर इन एनी एनैक्टमेंट the definition of immovable property is negative and not exhaustive, the definition as given in the General Clauses Act will apply। क्या लिखा है स्क्रीन पर देखो, कोई भी सेंट्रल एक्ट है जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन, बट वो डेफिनेशन कैसी है? नेगेटिव है। तो उस केस में नेगेटिव है और एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो उसके अंदर हम किसकी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे? जीसीए, ठीक है। देखो जी, अब आ गया केस शांताबाई वर्सेस। अब उसने कहा सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द ट्रीज मस्ट बी रिगार्डेड एज, बिकॉज दे आर रूटेड टू द अर्थ। स्टार पॉइंट, सर आपको ये नाम याद रखने हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक तेंदू लीव्स, टिम्बर, बैम्बूज, द सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, right to build or occupy land for the business purpose, right to grow new trees and to get leaves from the trees grow in further, all are included in the definition of। ये सब एग्जाम्पल है बेटा, और एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखनी है लिस्ट बनाकर।
ये किंचुक का मतलब, किंचुक वर्ड कहीं पहले वो बात बता चुके हैं कई बार। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ महाभारत में भी किसी कैरेक्टर का नाम ऐसे कुछ था। मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे याद है, मैं देखूंगी इसको। मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। आई विल थिंक अबाउट इट। कुछ था ना, मैं ढूंढूंगी, मैं बताऊंगी। हाँ थोड़ा सा हटके कुछ कैरेक्टर आता है उसमें। एक तो शिशुपाल था। आपने देखी हुई है महाभारत सबने? पेपर खत्म हो जाए, ठीक है, और अगर अच्छे अच्छे पेपर गए और लगता है क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आप महाभारत जरूर देखना। यू मस्ट वॉच महाभारत। ये ना जान के चालाकी करते हैं बुजुर्ग लोग, हमें कहते हैं महाभारत नहीं पढ़नी, महाभारत नहीं, ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई आज की डेट में। पुराने लोग जो हैं वो आपने कभी सुना है महाभारत घर पे नहीं रखनी चाहिए? कि महाभारत रखोगे तो लड़ाई होगी। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, बट मैं बता रही हूँ महाभारत से अच्छा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिंदगी को समझने के लिए। बहुत सारी चीज़ें पूरी अच्छी लगती है महाभारत, बहुत बढ़िया लगती है एकदम। मिला कुछ किंचुक मिला क्या? अच्छा एक्टर का नाम है, मे बी, हाँ तभी। चलो अच्छा ये वर्ड याद रखना, ठीक है? ये सारे शब्द आपने याद रखने हैं। ये इसके ऊपर लिख लो MCQ। ये कई बार MCQ में पूछा जाता है कि तेंदु लीव्स, टिम्बर। अब वहाँ पे लीव आता है ना तो हम भ्रमित हो जाते हैं अगर ना याद रखे तो, कि लीव है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सर ये सारी किसकी कैटेगरी में है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बस डन। अलग ये वाला पॉइंट भी हमें लर्न करना है बाय हार्ट, याद करना है। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या लिखा है? राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ। ये जो पाथ होता है ना बेटा, है ना, रास्ता एक जगह से दूसरी जगह जाने तक का, उसको भी हम किस कैटेगरी में डालेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेयर एज राइट टू ड्रेन द वाटर इज नॉट, प्लीज लिखो साइड में, राइट ऑफ वे टू एक्सेस क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू ड्रेन वाटर ये क्या है? इट इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लीज लर्न करना है इसको। एनी मशीनरी फिक्स्ड टू द सॉइल, स्टैंडिंग क्रॉप्स हेल्ड एज immovable property according to the General Clauses Act. This page, this definition has to be learned by heart. पूरा पोर्शन, सॉरी नॉट डेफिनेशन, पूरे एग्जाम्पल्स रिपीट करते हैं एक बार लास्ट टाइम। अच्छा बताओ टेंडू लीव्स क्या है? टेंडू लीव्स, टिम्बर, बैम्बू। सॉइल जो है ब्रिक्स बनाने के काम आती है। राइट टू बिल्ड ऑन और ऑक्यूपाई लैंड फॉर द बिजनेस पर्पज। राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज एंड टू राइट टू गेट द लीव्स फ्रॉम द ट्री। everything comes under the definition of immovable property. Next क्या है? Right to access, the way to the access, किसी जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता, वो भी क्या है? Next क्या आ गया? right to drain water is not a immovable property. कह रहा नहीं जी तुम्हें समझ नहीं आया? आया समझ? वैसे आ गया मतलब ये स्पेसिफिकली डिफाइन की गई है इसलिए हम याद कर रहे हैं। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द ट्री, और ट्री इटसेल्फ क्या है? इसलिए उसने कहा इसको, ठीक है।
अब इसको याद रखना है आपने। ट्री लैंड से आ रहा है, इसका पार्ट है, बस ये याद रखना है। वैसे तो हमने कहा था ना विच कैन बी सर्वर्ड बिकम्स मूवेबल प्रॉपर्टी, बट ये स्पेशल एग्जांपल्स हैं इसकी, प्लीज याद रखनी है आपने, स्पेशल केसेस है ये। चलो अब वो क्या, मैंने तो आपको सिर्फ मजाक में कहा था कि ये वाला पोर्शन उसने रिपीट किया है तीसरी बार, पहले 2 बार कर चुका है, तीसरी बार फिर किया है। चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? सिक्योरिटी मींस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज इक्वल टू सीजी की सिक्योरिटीज प्लस एसजी की सिक्योरिटीज, ऐसे लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या होती है बेटा? बस खत्म, देख 10 पे पहुंच गए हमने, पहले हमने 2-4 डेफिनेशंस की हुई। अपनी क्लास कब तक है? जो नहीं होगी एक आधी डेफिनेशन वो बाद में रिकॉर्डिंग में एंड में देख लेना, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में फिर बोल दूंगी। चलो जी, गवर्नमेंट क्या होती है बेटा? गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में फिर से ये लिखा है, हेंस वेयर एवर द वर्ड गवर्नमेंट इज यूज्ड इट शैल इंक्लूड बोथ, ठीक है, इसीलिए ज्यादातर लिखा होता है, मेंशन्ड होता है। अब यहां पे मुझे आपको एक नोट लिखवाना है, यहां पे ना एक वर्ड यूज किया है, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 4A डेफिनेशन अप्लाइज टू ऑल द इंडियन लॉज। यहां पे लिखो नोट, सेक्शन 4A ऑफ GCA, सेक्शन 4A ऑफ GCA। पहले इसकी हेडिंग लिखो, हेडिंग जल्दी जल्दी आ जाओ। सेक्शन 4A ऑफ GCA लिखना है इसको। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशंस लिख लो। सेक्शन 4A लिखवा रही हूँ सिंपल भाषा में, हाँ ऐसे लिखना बच्चे। नोट सेक्शन 4A ऑफ GCA, सेक्शन 4A ऑफ GCA। हेडिंग क्या है इसकी? एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशंस टू इंडियन लॉज, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशंस। ठीक है, लिखो सेक्शन नंबर 4A और इसके ऊपर नोट पे स्टार पॉइंट मार्क कर लेना। सेक्शन नंबर 4A का हेडिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशंस टू इंडियन लॉज लिखा। अब लिखो एक लाइन, इट प्रोवाइड्स दैट certain important definitions, it provides that certain important definitions given in section 3 फुल स्टॉप। ये तो हेडिंग था ना बेटा, इसके बाद हम लिख रहे हैं इट प्रोवाइड सर्टेन, क्या लिखा था आपने? shall automatically apply to Indian laws
unless the context of the law requires different meaning. Unless the context of law requires different meaning. Unless different intention appears. फुल स्टॉप. इसके बाद एक लाइन, लास्ट लाइन और लिखो. दिस इंश्योर्स bless you. This ensures uniform interpretation across the statutes. Uniform interpretation across the statutes. Bless you. अच्छा बताओ 4A में क्या बोला इसने? कह रहा है हाँ, जो भी सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशंस गिवन है वो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर अप्लाई होगी? सारे इंडियन लॉज पे. खत्म बॉस. बस एक बार हमने दोबारा लिखवा दिया क्योंकि पेपर में वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, चलो आगे. अब हमारे पास आ गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, गुड फेथ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 4 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है. इसके ऊपर मैं वापस आऊंगी 2 मिनट के बाद. फटाफट अगला देख लो. फाइनेंशियल ईयर पता है सबको? क्या होता है फाइनेंशियल ईयर बेटा? जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को. ठीक है. द टर्म ईयर, ईयर का अगर ईयर वर्ड लिखा है तो उसका मतलब क्या है? ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, यानी कि कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर. एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट ईयर मीन्स कैलेंडर ईयर. देखो यहाँ पे लिखो, ईयर अगर कभी वर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर. और कैलेंडर ईयर कैसा माना जाएगा? कहता है ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो कि स्टार्ट कहां से होता है? जैन. खत्म कब होगा? दिसंबर. एक छोटे से पॉइंट में हमने कितने सारे पॉइंट बनाए. नंबर 1 फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल. सेकेंड कहता है अगर ईयर वर्ड लिखा है अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 66, ईयर मीन्स द ईयर अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर. ये है पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, अगर कैलेंडर ईयर अगर सिर्फ ईयर वर्ड लिखा है तो जीसीए कहता है वो कैलेंडर ईयर है. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर, यू नो इट. एनेक्टमेंट रीड कर लेना इसको, कोई खास ऐसा वो नहीं है. एनेक्टमेंट मीन्स लॉ. डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट. कमेंसमेंट रीड पढ़ा चुकी हूं मैं पहले ही सेक्शन नंबर 5 में बहुत बार. क्या कहा था हमने? कि जिस दिन से लागू किया जाएगा. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी दी है, करने की जरूरत नहीं है. आ जाओ. फर्स्ट डेफिनेशन, एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब क्या होता है? यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग which shall include a series of acts or the words which refer to the act done extend to the illegal omissions. यहाँ पे act का मतलब क्या है? कोई भी offense लिखो. act is equal to offense और civil wrong. act is equal to offense और civil wrong. समझ रहे हो ना? दोनों एक दूसरा ही है. अच्छा, एक नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा बेटा? एन एक्ट रिक्वायर्ड टू बी डन कैन नॉट नेसेसरली मीन्स अ पॉजिटिव एक्ट ओनली. इट मे ऑल्सो इंक्लूड द एक्ट विच इज वन प्रिक्लूडेड फ्रॉम डूइंग फ्रॉम अ डिक्री. कहता है मैंने कहा था कि आप ये काम मत करना और आपने कर दिया तो वो भी ऑफेंस है. ठीक है.
This definition is based on section number 32 and 33 of IPC and it applies to civil wrongs as well as crimes. लिखो, civil wrong भी आएगा इसके अंदर प्लस क्राइम भी आएगा. फाउंडेशन में आपने एक वर्ड पढ़ा था, टॉट. करेक्ट, बिल्कुल सही. माइनर इज नॉट लाइबल फॉर. हाँ हाँ, एग्जाम्पल्स भी थे इसके. करेक्ट करेक्ट. अच्छा, एक बहुत सरल एग्जाम्पल देती हूँ सिविल रॉन्ग का. ठीक है, एक व्यक्ति पब्लिक फिगर जिसकी कोई जान पहचान है, आपने उसके बारे में अनाप शनाप बातें कर दी, तो आपने डिफेम किया ना उसको. तो डिफेम क्या है? इज अ सिविल रॉन्ग. इसको टॉट बोला जाता है. मेरे कुछ पर्सनल अधिकार हैं बॉस, जिसको आप हैम्पर नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे राइट टू लिव इटसेल्फ, हाँ, वो भी क्या है? एक अधिकार है मेरे पास. अच्छा, किसी काम के लिए मैंने मना किया. अच्छा, आप चलो मैं एक आपको बात बताती हूँ, एक किस्सा बताती हूँ. ममता बनर्जी दीदी हुई है वेस्ट बंगाल के रूट्स जान, मतलब वेस्ट बंगाल से तो नहीं हो कोई भी? कहाँ से हो? बहुत बढ़िया. यूपी, योगी जी बढ़िया है, खुश है सब. और बिहार में क्या हाल चाल है नीतीश बाबू का? अच्छा सुनो, ममता बनर्जी, मेट गाला सुना आपने? मेट गाला होता है एक, बड़े अतरंगे कपड़े पहन के लोग जाते हैं. तो उसमें ना एक बार आया था प्रियंका चोपड़ा, बड़े अजीब सी कपड़े पहन के गई थी, भूत सी लग रही थी वो. तो किसी और, एक और लड़की थी प्रियंका, एक प्रियंका एक्ट्रेस है, एक लड़की है जो वेस्ट बंगाल में रहती है, उसका नाम है प्रियंका. उसने क्या किया, प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर को ना एडिट किया और वहां पे दीदी का चेहरा लगा दिया. नाउ दीदी गॉट ऑफेंडेड कि व्हाट द हेल, हाउ कैन यू पुट माय चेहरा देयर. ठीक है, तो ये काम करने के चक्कर में जो दूसरी प्रियंका थी जिसने काम किया था, उसको जेल हो गई थी. क्या है ये? डिफेम. एग्जाम्पल नंबर 2 देती हूँ. अभी आपने सुना है कुछ खान सर का और वो एंकर क्या नाम है, अंजना, हाँ अंजना ओम कश्यप, इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है. आपको पता है अंजना ओम कश्यप ने खान सर के ऊपर केस कर दिया है 2 करोड़ का डेफेमेशन. ये भी क्या है? टॉट. आपको कोई हक नहीं बनता, आप किसी पब्लिक. अच्छा, फिर कई बार लोग कहते हैं कि अगर कोई मुझे कुछ बोल दे, भाई तुम जानता कौन है? चार दीवारी में बैठ के अगर किसी ने तुम्हें जलील कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया? हाँ, तो पब्लिक फिगर, पब्लिकली आपको कोई ऑफेंड कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, दैट इट इज डिफेमेशन का केस. वो लड़ाई हो सकती है ज्यादातर. कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि अब कुछ पर्पस के साथ आपने कुछ किया है, कुछ इंटेंशन होना चाहिए. हाँ हाँ, करेक्ट, बिकॉज यू आर बिफूलिंग समवन. सर इसको पकड़ो सर, इसके पास बॉम्ब है सर, ऐसे मजाक नहीं चलेगा सर. इस बार पता क्या हुआ था, जब मैं अभी गई हुई थी छुट्टियों पे, तो मैं वापस आए, हम लोग, हमारा जो क्राफ्ट था ना वो ये दिल्ली टर्मिनल 3 पे ऐसे घूमता रहा. हम 45 मिनट्स पहले लैंड कर गए थे, पर हमारा क्राफ्ट जो है वहीं पे घूमता गया. हमें लगा क्या बेवकूफ़ लोग हैं, रोकते क्यों नहीं है कहीं पर, कुछ क्यों ऐसे परेशान कर रहे हैं. जब आ गए हम तो उतार दो हमें भाई नीचे. तो थोड़ी देर के बाद जाके क्राफ्ट एक जगह रुक गया, तब भी इन्होंने मतलब उतरने नहीं दिया. थोड़ी देर के बाद 45 मिनट्स ये सब ड्रामा चलता रहा. 45 मिनट्स के बाद आके वहाँ पे सीढ़ियाँ लग गई. अब सीढ़ियों से नीचे उतरने के समय समझ में आया वहाँ पे कस्टम वाले खड़े थे. अब वो कस्टम वाले जो है वो क्या कर रहे थे, हर किसी का पेपर डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कर रहे थे. और किसका चेक कर रहे थे? सिर्फ फीमेल्स का, मेल का नहीं. फीमेल टिप मिली होगी ना. अब मैं वहाँ पे खड़े होकर गालियाँ देती रहूँ कि इंडियन एयरलाइंस ये है, फलाना है, ढिमकाना है. बॉस, दिस इज अ सीरियस केस.
वहां पर कस्टम को कोई टिप मिली होगी जिसकी, क्योंकि वैसे भी थाईलैंड से क्राफ्ट आ रहा था तो स्मगलिंग बहुत होती है, ठीक है, तो वहां पे उनको कोई टिप मिली होगी। अब मैं वहां जाकर इस बात का तमाशा बनाऊं और कहूं जी इसके पास है सामान, इसके पास है सामान, तो पकड़ के मुझे भी जेल में डाल देंगे कि दिस काइंड ऑफ न्यूसेंस इफ यू आर क्रिएटिंग। अगर तुम्हें कुछ चीज समझ भी आ गई है तो मुंह बंद रखो अपना। अगर आप वहां पे हंगामा मचा रहे हो तो यू आर डिसरप्टिंग द या ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर, तो ये एक बहुत ही पनिशेबल ऑफेंस है। हाँ, तो देख ऐसा है कि एक होता है कि आप उसके काम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दैट इज योर अधिकार, हमारे यहाँ पे भी है। आप मोदी जी को ये बोलो कि तुमने ये काम नहीं किया यार, ये काम नहीं करता, नालायक है, अच्छा काम नहीं करा, ये आपका अधिकार है सर। यू मे गिव योर व्यूज, बट आप ये नहीं कह सकते कि मतलब किसी को, जैसे चोर है, आपने पता है एक, हाँ चौकीदार चोर है, आपको पता है नरेंद्र मोदी सरनेम, किसी ने बोल दिया था कि सारे मोदी चोर होते हैं, हाँ सॉरी राहुल गांधी, डिफेमेशन का केस ठोक दिया था सारे गुजराती लोगों ने, पूरे मोदी क्लैन ने, उन्होंने कहा कि तुमने हमें डिफेम किया है। तो आप किसी को पर्सनल अटैक नहीं करोगे, मेरा कहने का मतलब ये है। आप पब्लिकली उसके काम को कह सकते हो कि नहीं तुमने काम अच्छा नहीं किया, ओके, यू डिडंट लाइक माय वर्क, ओके, एक्सेप्टेबल, यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, बट यू डोंट हैव द राइट टू क्रिटिसाइज माय पर्सनल एग्जिस्टेंस। उसके ऊपर नहीं आप उंगली उठा सकते, उतना अधिकार नहीं है किसी के पास। बाहर के देशों में अपना अपना लॉ है, ये हमारा इंडिया वाला है। यहाँ पे भी बहुत कुछ बोलते हैं यार, कौन पकड़ पकड़े जेल पे डाल रहा है किसी को। चलो अब यहाँ देखो, ये इलस्ट्रेशन है, ये हमारी एग्जाम्पल जो है ना, ये सेक्शन नंबर 36 ऑफ आईपीसी में दिया है। अच्छा, हमने कहा था ना इसके अंदर एक्ट आएगा या सीरीज ऑफ एक्ट आएगा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था सीरीज ऑफ एक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, मैंने एक झापड़ लगाया और वो बंदे ने मुझे अटैक करने की कोशिश की और मैंने उसे पटक पटक के कभी इधर मारा, कभी उधर मारा, कभी इधर, इतना मारा कि उसके प्राण निकल गए। तो ये क्या है, सीरीज ऑफ एक्ट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ए कॉजेज Z's डेथ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट्स, namely the blows given, beating him, plus serious illegal omissions, namely wrongful neglecting or refusing to supply him with food at proper time। किसी को मारने के 2-4 तरीके हो सकते हैं, या तो मार के मारना या फिर भूखा मार देना, ये सब क्या माने जाएंगे। अच्छा, मारना क्या है, एक्ट है, खाना ना देना क्या है, ओमिशन है, ठीक है, पर दोनों ही क्या माने जाएंगे, एक्ट्स विच इज पनिशेबल बाय लॉ। वो तो हमारे पंजाब कहीं पे भी वहां चले जाओ, आज भी जाके वो बोले बड़ी कमजोर हो गई है, मैंने कहा प्लीज, हाँ कमजोर है, मतलब तुम जितने मर्जी हाथी जैसे फूल जाओ, लेकिन वहां के बड़े लोग जो है वो आपको यही बोले कुछ खांदी ही नहीं भाई, तो ना खाओ तो ये हाल है, खा लिए तो पता नहीं फट ही जाएंगे। सुनो, एफिडेविट, ये तो प्यार से भी खिला देते हैं हमारे यहाँ पे लोग, मेरे कहने का मतलब ये था। और जवाई जो आता है घर में, ठुसा ठुसा के खिलाते हैं उसको, जैसे पता नहीं कौन सा भूखा आया बेचारा घर में, है ना। अच्छा, आजकल हाँ आप लोग को काफ़ी केयरफुल रहना है। आज तक हम ये बोलते थे लड़कियाँ बी केयरफुल, अब आजकल हम क्या बोलेंगे लड़कों को, बी केयरफुल। हम शादी से पहले भी मार देते हैं, लिव इन वाले को भी मार देते हैं, कभी ड्रम में मार देते हैं, कभी धक्का मार देते हैं, करेक्ट। अच्छा, एफिडेविट रिपीट हो रहा है डेफिनेशन बेटा, अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, ठीक है। देखो, अफर्मेशन और डिक्लेरेशन इन केस ऑफ द पर्सन अलाउइंग अफर्मेशन और डिक्लेरेशन। मुझे ना इसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, ये वाली लाइन, ये अंडरलाइन कर लो। एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट confirmed by oath or affirmation for the use of evidence in the court, underline, इसे लर्न कर लेना। अब सीधा डेफिनेशन पे आ जाओ, कमेंसमेंट तो रीड करना है आपने। डॉक्यूमेंट कहता है जी, डॉक्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट। सुनो, कोई भी चीज जिसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, लिखित में है कोई भी चीज
जिसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो एंड यूज कर सकते हो फ्यूचर में एज एविडेंस, और रिकॉर्ड कर सकते हो उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल दे रही हूं, पंचम को ना एक लड़की पसंद आ गई, उसने कहा मैं बोल नहीं पा रहा हूं उसको, पर मैं चिट्ठी लिखूंगा, ठीक है। अब पंचम ने क्या किया, ऐसे एक चिट्ठी लिखी जिसपे बनाया दिल, ठीक है। पंचम आइडिया दे रहे हैं आपको, हाँ, तो ऐसा ऐसा आइडिया यूज कर सकते हो बेटा आप, बट इसके बाद पिटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक, ओके। अब पंचम ने क्या लिख दिया, पंचम लव्स डैश। बताओ क्या ये डॉक्यूमेंट है? क्वेश्चन है ये डॉक्यूमेंट है? इट इज अ डॉक्यूमेंट, हाँ, रिटर्न में है, प्रिजर्व हो सकता है, आगे प्यार की निशानी है, यूज की जा सकती है एज एविडेंस। डन। तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आ रहा है बेटा? डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस, डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स। आ गया वर्ड बेटा? जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखित में ही होगा, अगर फिगर्स बनाई हुई हैं तो वो भी क्या है, ठीक है। अब शुभम ने पूछा, मैडम मुझे रास्ता बता दो, खजाना कहाँ मिलेगा? मैंने पूरा बताया कि ऐसे नदी पार करनी है, नदी पार करके जाओगे पहाड़ आएंगे, तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़, चौथे पहाड़ के पीछे एक गुफा मिलेगी, वहां जाना। ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये भी क्या है? डॉक्यूमेंट। मैप भी क्या है? डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैं घर गई, मेरी बेटी ने लिख कर दिया मुझे फूल बनाकर, आई लव यू मम्मा, यू आर माई बेस्ट मम्मा, है ना। बच्चे ऐसे कुछ भी, मतलब 5-6 थोड़ी होते नहीं है, ठीक है, समझ लो ना, बच्चा है, छोटा बच्चा, ऐसे उसने लिख कर दे दिया, तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट है सर, ठीक। तो अगर कोई भी चीज जो अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूं। अब किंशु कहता है, देखो शुभम तो बहुत सभ्य है, उसने तो चिट्ठी लिखी थी, कह रहा मैं तो चिट्ठी नहीं लिखूंगा, सॉरी पंचम, समझ जाओ ना, पंचम, ठीक है। लेकिन अब किंशु कहता है, मैं बहुत डेंस लव करता हूं किसी को, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? सुनो, जोक सपाट, पहले क्या होता था, पेपर तो होते नहीं थे, ठीक है, तो इसने क्या किया, चमड़ा ले लिया, उसके ऊपर लिख दिया, और उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, हाँ, ठीक है। शुभम कह रहा है, सब दिमाग खराब हो गया इनका, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया, मैं नहीं पढ़ूंगा इस चक्कर में, मैं पढ़ाई करूंगा। इसने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया, उसके ऊपर खोद के लॉ लिखनी शुरू कर दी, वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट है सर, ठीक है। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंट। क्योंकि हमारे पास पर्पस क्या होना चाहिए? रिकॉर्डिंग द मैटर। तो एनी मैटर लिखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस। पेपर भी हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है। मोहब्बतें पिक्चर देखी है, उसमें पत्ते पे लिखते थे, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, कुछ मिस नहीं किया है। शाहरुख की पुरानी होती है मूवीज, अगर शाहरुख की पुरानी है मूवी तो हाँ, शाहरुख की मूवी थी ये। चलो फिर बाय मीन्स ऑफ लेटर्स और फिगर्स, बोलो हाँ या ना। हमने या तो चिट्ठियां, मतलब वही हार्ट बनाया, मैप बनाया, फ्लावर बनाया। नेक्स्ट, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। किसी को भी एग्जाम्पल्स, ऐसी मैं कोई वाहियात एग्जाम्पल दूं और आपको बुरा लगे तो पहले बोल देना, मेरे पे एग्जाम्पल मत लो। मतलब कई बार सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं किसी के, है ना, तो मुझे बता देना बॉस। सॉरी, मैं तो मान जाऊंगी भाई, मेरी तो छोटी बच्ची है। पता नहीं यार, आई हैव नो आइडिया। अगर शुभम ने मुझे कहा कि मैम मेरा एग्जाम्पल मत लो, मुझे नहीं अच्छा लगता, और मैं फिर भी एग्जाम्पल लेती जाऊं, तो शुभम क्या कर सकता है? ये मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगा बाहर जाकर, है ना, कि देखो जी समझा लो अपनी मैडम को, मैं काफी बार बोल चुका हूँ, समझ ना रही है।
अच्छा सुनो, फटाफट से एक डिफरेंस बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड डीड? Deed is equal to document, but it gives some kind of rights and liabilities. ठीक है, अब डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट है ना? अगर मेरी बेटी मुझे कह रही है कि मम्मा यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट मदर, तो उसका मतलब क्या है? वो तो डॉक्यूमेंट है, कोई राइट और ऑब्लिगेशन थोड़ी क्रिएट हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम सेल डीड बना रहे हैं तो हो रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आरती को दे रही हूँ, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट होंगे। मेरे पास राइट है टू क्लेम द मनी एंड यू हैव द राइट टू रिसीव द प्रॉपर्टी एंड यू हैव लाइबिलिटी टू पे, आई हैव द लाइबिलिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। चलो एनेक्टमेंट रीड कर लेना। आ जाओ है गुड फेथ, लास्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर। स्क्रीन पर देखो, रीड कर करके एक एक वर्ड समझाएंगे, ध्यान से सुन लो। अ थिंग shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly. गुड फेथ में हम मानेंगे अगर काम आपने कैसे किया है? ऑनेस्टली। लिखो ऐसे, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। कोई भी काम अगर आपने ऑनेस्टी से किया है तो ऑनेस्टी इज इक्वल टू गुड फेथ। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ, स्क्रीन पर देखो बेटा, द क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ अंडर जीसीए इज वन ऑफ द फैक्ट। इट इज टू डिटरमिन विद रेफरेंस टू द फैक्ट्स। तो ये क्या होते हैं? सर्कमस्टेंशियल होता है बेटा। सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे हम बताएंगे कि कोई चीज गुड फेथ है या नहीं है। दस एनीथिंग डन विद ड्यू केयर और अटेंशन, समथिंग विच इज डन विद ड्यू केयर और अटेंशन विच इज नॉट मैलाफाइड is presumed to have done with good faith. तो दूसरा पॉइंट हमने क्या याद किया है कि it will be based on circumstances और facts, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या आया? anything which is done not malified प्लस ड्यू केयर से कोई भी काम किया है तो वो भी क्या माना जाएगा? गुड फेथ। 3 पॉइंट्स बता दिए। ऑनेस्टी इज इक्वल टू गुड फेथ, बेस्ड इट इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स, समथिंग विच इज नॉट मैलिफाइड प्लस ड्यू केयर से आपने काम किया है तो उसको भी गुड फेथ मानेंगे। कहता अब एग्जाम्पल आ गई। अब एग्जाम्पल को हम फोर्थ पॉइंट बना लेते हैं। एन अथॉरिटी इज नॉट एक्टिंग ऑनेस्टली वेयर इट हैज सस्पिशन दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग एंड डिड नॉट मेक द इंक्वायरीज। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा अरोमा को ना कुछ डाउट था, शी इज अ ऑफिसर एंड शी हैड डाउट्स, बट फिर भी इसने इंक्वायरी नहीं की, तो कैसे गुड फेथ बोलेंगे? सर आपने जानबूझ के काम ना करना पड़े तो आपने फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया है। सॉरी, करेक्ट, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। नॉलेज थी उसको कि गुड, हाँ उसको शक था, सही है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्ड यूज मत करना, वो कह रहे हैं शक वर्ड यूज कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट, अब क्या आ गया? फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? द टर्म गुड फेथ हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन द डिफरेंट एनेक्टमेंट्स। सर हर लॉ में डिफरेंट इसका मीनिंग दे रखा है। दिस डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ डज नॉट अप्लाई टू द एनेक्टमेंट विच कंटेन स्पेशल प्रोविजंस। कहता है जहां पर एक्ट में डिफाइंड है कि गुड फेथ का मतलब क्या है, वहां पर ये वाला डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगा। वो तो हमें पता ही है, जनरल क्लॉजेस एक्ट हमेशा तब अप्लाई होता है जब खुद एक्ट में स्पेसिफिक डेफिनेशन गिवन ना हो। दिस डेफिनेशन मे बी अप्लाइड ओनली इफ नथिंग इज रिपग्नेंट। तो इसको हम लोग एक ही पॉइंट के अंदर लिखेंगे, बस इतना लिखना। नंबर 1, इट हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन द डिफरेंट एक्ट्स। ऑल्सो इफ इट हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट देन वी डू नॉट यूज दिस डेफिनेशन। चलेगा? 6 पॉइंट्स हो गए बेटा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्लीज पॉइंटर्स लिख कर आना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो आपको याद रखना है, लर्न बाय हार्ट, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। ठीक है, इसे याद करना है ये, और याद हो जाता है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन इस बार पेपर में आ चुका है, हो सकता है आपके पेपर में ना आए, पर ये इस बार आ चुका है पेपर में। इट वॉज पॉइंटेड आउट। अच्छा बताओ, गुड फेथ वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज किया गया बहुत बार?
बट क्या डिफाइन किया था वहां पे? नहीं। तो डेफिनेशन कौन सी यूज कर लेंगे हम? एंड द डेफिनेशन गिवन हियर इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली अप्लाई ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहता है लेकिन इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। आगे देखो क्या लिखा है, द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ एज जनरली अंडरस्टूड इन द सिविल लॉ which may be taken as a practical guide in understanding the expression in the contract act is that, यहां पर देखना, यहां पर यहां से nothing is said to be done in good faith which is done without due care। अगर ड्यू केयर के अलावा आपने कुछ भी काम किया है तो वो गुड फेथ नहीं है। अटेंशन इज एक्सपेक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। An honest purchase made carelessly without the proper inquiry cannot be said to be made in the good faith। चलेगा? तो हम कहते थे जी हम तो गुड फेथ में खरीदा है, हमने कहा जी तुम्हें सब शक था कि ये गड़बड़ हो सकती है, फिर भी आपने इंक्वायरी नहीं की, इट कैन नॉट बी गुड फेथ। तो यहां पर आप ये वाला डेफिनेशन यहां तक ऐसे लिखोगे कि मॉन्ग सिंग मॉन्ग में क्या लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड यूज किया गया था, यहां तक वर्ड यूज करोगे और उसके बाद ये वाला लाइन, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड यूज किया गया था, डिफाइंड नहीं था, बट जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन भी एक्सप्लिसिटली वहां पर यूज नहीं होती, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास ड्यू केयर करने की ऑप्शन थी और आपने नहीं की और आप कह रहे हो मेरा ऑनेस्ट परचेज है, तो आई एम सॉरी बॉस, वी विल नॉट कंसीडर इट एज गुड फेथ। वेयर यू कुड हैव डन इंक्वायरी और आपने नहीं की तो वो गुड फेथ नहीं है।